वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर। दिस लेक्चर इज नथिंग बट योर लेक्चर नंबर 21 and let me just open the discussion notes of this new chapter and I hope आप लोगों ने अब तक दो चैप्टर्स जो इसके पहले अपलोड किए हुए हैं, वो दो चैप्टर्स, वन विच इज म्यूचुअल फंड, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो, एंड द सेकंड वन इज द डेरिवेटिव, ये दोनों के दोनों आपने कंप्लीट कर लिया हो। ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर, ठीक है, सब कुछ ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 21 which is all about your IRRM, ठीक है। फुल फॉर्म इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द ट्रिकी चैप्टर है और एक मॉड्यूल के अंदर आपके सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही है, बट मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 क्वेश्चंस और ऐड कर दिए इस चैप्टर के अंदर। सो नाउ देयर आर टोटल 9 क्वेश्चंस व्हिच इज ओनली अवेलेबल हियर करके। तो आप लोग अगर देखोगे तो क्वेश्चन बैंक ये रहा, एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एज इट इज फ्रॉम द मॉड्यूल, जिस तरह मॉड्यूल में हम लोग रखते हैं उसी तरह का सीक्वेंस है। बस ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैंने 2 एडिशनल ऐड कर दिए हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन कंसेप्ट जिसको टीच करने में मुझे हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है एंड हम लोग अब आरआरएम चालू करेंगे। तो आरआरएम का फुल फॉर्म जो है विच इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लेट मी डिस्कस समथिंग करके। अब ये जो चैप्टर एग्जाम में हर बार आता है, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, आइदर इन द एमसीक्यू और आइदर इन द फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। एंड बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है और आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट ये पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया ये चीज है इसको रट्टा कर लो और ये आपका आंसर डिराइव हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आफ्टर कैलकुलेटिंग आंसर यू हैव टू प्रिडिक्ट एंड यू हैव टू गिव कंक्लूजन आल्सो कि कौन पे कितना पैसा किसको देगा एंड कौन कितना पैसा किससे लेगा। ये सारी चीजें आपको बतानी है। पहली चीज तो चैप्टर के बारे में, दूसरी चीज as you know the flow of the lecture कि whatever the concept I'll explain first, then we'll read the question and then we'll see the questions, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन था वो हम लोग देखते हैं एंड एट द एंड आपको क्या करना है, मस्त प्यारी प्यारी बुक में ओपन करना है एंड उसको लिखना चालू करना है, सो दैट आपका एक नोट्स बनेगा, बिकॉज योर एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं तो मेरा कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। बिफोर मूविंग टू दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, पहले ये इंटरेस्ट रेट क्या है वो देख लेते हैं, फिर रिस्क मैनेज तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। क्या है रिस्क और क्यों उसको मैनेज करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे एंड फिर जो जो टाइप्स ऑफ रिस्क हेजिंग टेक्निक्स है वो एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे एंड उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो और स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज योर इंटरेस्ट रेट। तो देख लो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये सारा का सारा मॉड्यूल का ही कंटेंट है, जस्ट रीड करना है अभी के लिए। इन एग्जामिनेशन टाइम नहीं रीड करोगे चलेगा, कोई बात नहीं, डायरेक्टली एग्जाम के टाइम पे क्या करना है, जो रिवीजन वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी एंड इट इज अ कंपनसेशन फॉर द सर्विस एंड द रिस्क ऑफ लेंडिंग मनी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बोरो करोगे जब आप मनी तो उसके बदले में आपको एक पैसा देना पड़ता है, तो मनी बोरो करने का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट का रेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं मैंने किसी से 100 रुपीज बोरो किया है एंड वो बोल रहा है इसका 10% का रेट है, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, इट मीन्स नथिंग बट जो 10 रुपीज आएगा, मतलब 100 का 10%, ये जो 10 रुपीज है, दिस 10 रुपीज इज द कॉस्ट, और इसको अनदर वर्ड में हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एंड इसके अंदर एक रिस्क भी छुपा है, और वो रिस्क क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द रिस्क ऑफ लेंडिंग मनी। रिस्क ऑफ लेंडिंग मनी क्या है वो देख लो। अगर आपने किसी को 100 रुपए आज दिए तो उसके अंदर रिस्क क्या है, तो पहला रिस्क तो ये है कि हो सकता है सामने वाला इंसान आपको 100 रुपीज वापस ना करे, यानी जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया वो आपको पैसा वापस ना करे, पहला रिस्क तो ये हो सकता है। सेकेंड रिस्क होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का रिस्क कैसे आता है वो एक बार आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन वाइज कैसे रिस्क होता है। तो देखिए, अगर आज के डेट में आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो 100 रुपीज की, तो आफ्टर 1 ईयर वो सामान आपको सेम गुड्स एंड सर्विस 100 रुपीज में नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐड हो जाता है
एंड वो जो सेम चीज है वो आपको कहीं ना कहीं 105 या 106 रुपीज की मिलेगी, ठीक है। तो अगर आज के डेट में आप किसी को 100 रुपीज दे रहे हो तो वो 1 ईयर बाद आपको 105 रुपीज नहीं देगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट देगा 100 रुपीज, ठीक है। बट इसके साथ एक और आप उससे कलेक्ट करते हो ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इसके साथ आप इसके साथ एक और आप कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या कलेक्ट कर रहे हो आप, इंटरेस्ट। तो लेट सपोज आपने जो 10 रुपीज का इंटरेस्ट कलेक्ट किया, अब इस 10 रुपीज के अंदर दो चीजें इंक्लूड हो जाती है। पहला आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, ये जो 5 रुपीज वाला इन्फ्लेशन है वो भी आपको कवर करना है, प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है विच इज नथिंग बट लेट्स सपोज 5 रुपीज। ये जो 5 रुपीज आई, ये 5 रुपीज आपकी क्या बन जाएगी, एक तरह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, या फिर आप इसको बोलो बोरोइंग की अर्निंग, एक तरह से आपकी क्या बन जाएगी, अर्निंग्स बन जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आप देखोगे अगर इंडस्ट्री में किसी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट हाई है तो उस कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको भी इंक्रीज करना पड़ता है। क्यों इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, सो दैट इट कंपनसेट द इन्फ्लेशन ऑल्सो। कि यहाँ पे देखो अगर 5 रुपीज का इन्फ्लेशन था, मैंने 10 रुपीज कलेक्ट किया, तो इस 10 रुपीज में 5 रुपीज का इन्फ्लेशन एडजस्ट होके जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज आ रहा है वही मेरी अर्निंग बनेगी। बाकी ये 5 रुपीज, जो 10 रुपीज में 5 रुपीज है, ये तो इन्फ्लेशन ने ले लिया मेरी जेब से, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये फिक्स है। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और ये सारा का सारा एडजस्टमेंट इंडिया जैसी कंट्री में आरबीआई करता है, ठीक है, थ्रू रेपो रेट के थ्रू। तो दो रिस्क हो गया। पहला रिस्क इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी एंड कंपनसेशन फॉर द सर्विस एंड रिस्क ऑफ लेंडिंग, ठीक है। मनी लैंड करेंगे तो उसमें जो भी रिस्क है वो वाली चीजें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग क्या है वो देखना। नाउ इंटरेस्ट रेट आर ऑलवेज चेंजिंग। अब जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी चेंज होता है ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, इसलिए उसका इफेक्ट किस पे आता है, इंटरेस्ट रेट पे भी आता है। So interest rates are always changing and a different types of loans offer various interest rate, different type of loans के different interest rate होते हैं। सिंपल अगर आप बिजनेस लोन लेने जाओगे तो अलग रेट लगेगा, पर्सनल लोन लेने जाओगे तो अलग रेट लगेगा, कार लोन लेने जाओगे तो अलग रेट लगेगा। तो different loans have a different interest rate and the lender of money takes a risk because our borrower may not pay back the loan। और जो लेंडर होता है, जो पैसा देता है, वो रिस्क ले रहा है। किस चीज का रिस्क ले रहा है, हो सकता है कि जो पैसा सामने वाले को दिया है वो पैसा ना दे, वो एक है रिस्क, उसके बदले में वो रिस्क लिया। एंड thus interest provide the center compensation for bearing this risk। तो ये जो रिस्क है, पैसा वापस ना मिलने का, उसके बदले में अमाउंट चार्ज करते हैं और उस अमाउंट को ही हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। बट वो जो परसेंटेज में कैलकुलेट हो रहा है 10%, 8%, उसको हम लोग बोलते हैं रेट। तो हम लोग जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो रेट में चार्ज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट। व्हाट इट, यहाँ से दो वर्ड इमर्जेंस होता है, that is interest which is nothing but the charge of bearing risk and the rate which is nothing but in the terms of percentage। if you include both the terms so it is interest plus rate, interest rate, got it, that's it। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे बाद में जाएंगे। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वीडियो पॉज करके अगर आपको चाहिए तो इतना रीड कर लो, ठीक है, डन, रीड। Why I am telling this thing, because to start the chapter you must know what are the interest rate। देखो आपको जनरली तो पता है इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बट उसके अंदर थोड़ा और कंटेक्स्ट जो लिखा है वो भी तो आप समझ लो। हो सकता है कहीं एमसीक्यू में आपका हेल्प हो जाए, या फिर अगर आपको इन फ्यूचर किसी ने पूछा तो यू विल एक्सप्लेन दैट पर्सन कि व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट एंड व्हाई इंटरेस्ट इज चार्जेबल, एंड अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो उसका इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, एज अ जनरल नॉलेज करके, ठीक है। अब जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो एक बेंचमार्क रेट से डिराइव होता है, ठीक है। तो हम लोग मटेरियल से कुछ चीजें पढ़ते हैं और मैं सिर्फ रीड करूंगा, आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी, उसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो बेंचमार्क रेट है वो मैं मटेरियल से रीड करता हूँ एंड सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट ओपन द मटेरियल एंड इसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल चीज है जो यहाँ पे अभी छूट रही होगी पूरा चला लेक्चर खत्म करने तक, यानी जितने भी क्वेश्चंस खत्म करने तक, क्वेश्चन खत्म करने के बाद एक लास्ट वीडियो बनेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसके अंदर जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है ना वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर कुछ थ्योरी छूट रहा है, अगर वो थ्योरी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं कवर करूंगा, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में कवर किया था, ठीक है। एंड एक फाइनल वीडियो भी आएगा जिसके अंदर मिसलेनियस थ्योरी आएगा जो
अगर आपको चाहिए तो आप देख लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट आप जितना भी कवर करा रहा उतना आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो डिपेंड होता है वो इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है मनी का, उस पर डिपेंड करेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो गवर्नमेंट है वो बिगेस्ट बोरोवर है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बेंचमार्क रेट, बेंचमार्क रेट्स मतलब इज नथिंग बट एक रेट है जिसका हेल्प लेके हम लोग बाकी कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। वापस बोलो, बेंचमार्क रेट इज नथिंग बट इट इज द रेट जिसके यूज करके, जिसका रेफरेंस लेके जो अदर कंट्रीज है वो क्या करती है, अपने अपने खुद के कंट्री का इंटरेस्ट रेट पब्लिश करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंचमार्क रेट। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। As the name implies, benchmark interest rate is an interest rate that forms the basis for determination of other interest rate। तो एक benchmark rate होगा जिसका हेल्प करके बाकी सारी अदर कंट्रीज अपना खुद खुद के कंट्री का इंटरेस्ट रेट लॉन्च करती है, ठीक है। दिस रेट आल्सो नोन एज रेफरेंस रेट, और इन रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस रेट। क्यों रेफरेंस रेट बोलते हैं, बिकॉज इनका रेफरेंस लेके हम अपने कंट्री का इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट लॉन्च करता है वो आरबीआई लॉन्च करता है, रेपो रेट करके नाम होता है उसके थ्रू करके, ठीक है, और भी बहुत सारे रेट्स। These rates are very important in any economy, banking system, and especially in financial transaction, as they not only form the basis of financial contracts such as bank overdraft, loan, mortgage, but are also used in other complex financial transactions। तो यहाँ सारे जगहों पे ये सारी चीजें यूज होती है, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो इन सब जगहों पे यूज होती है। और जो बेंचमार्क रेट्स होता है आर वाइडली यूज्ड इन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा है वेल एंड गुड, पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कुछ छोटी मोटी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा जब हम लोग फॉरवर्ड पढ़ेंगे, फ्यूचर्स पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन पढ़ेंगे, तो आपको थोड़े थोड़े नटशेल में आपको चीजें बता दूंगा। बट जैसा कि मैंने बताया था कि डेरिवेटिव चैप्टर इज ऑलरेडी अपलोडेड, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया और नहीं भी देखा तो थोड़ा बहुत आइडिया था। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करते हैं, उसके अंदर जैसे कि फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्पेशली जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सारे के अंदर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बेंचमार्क रेट्स का यूज होता है। Then the benchmark rate also form the basis for floating rate loans। floating rate loan करके भी होता है, क्या होता है, जब हम बढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर आगे तब मैं आपको बता दूंगा जब वो वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। जनरली बेस्ड ऑन द रिलेटिव रेट रेटिंग ऑन द कंसर्न एंटिटीज, बेसिस पॉइंट, एक बेसिस पॉइंट करके भी चीजें होती है, वो भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। मेरा मानना ये है, मैं कैसे लेके जा रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बेसिक बेसिक चीज पहले जो कवर कर लेते हैं, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए रिक्वायर्ड है। आप इतना कंसेप्ट पढ़ो, उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अगर कुछ कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, मैं आपको वहां पे ही वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, एक टाइम पे मैं आपको 10 कंसेप्ट समझा दूंगा, फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो वो जंबलिंग अप हो जाता है। इट्स बेटर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है आपको वो समझा दो, फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करा दो, तो आपको क्लैरिटी भी तो मिलेगा, अच्छा ये कंसेप्ट इधर यूज हो रहा है, ऐसे यूज हो रहा है, तो आप खुद में कंफर्ट फील करोगे कि स्लोली स्लोली करके आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, सारे कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गए। अब आप रिवीजन के टाइम पे कैसे भी रिवाइज करोगे वो तो आपका लुकआउट है ना। द मेन थिंग द कंसेप्ट क्लैरिटी, एंड आप एक टाइम पे एक ही कंसेप्ट समझो, ज्यादा बेटर होगा। अननेसेसरी मैं आपको 10 कंसेप्ट आज समझा तो दूं बट 10 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराऊं तो वो मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे लेके जा रहा हूँ वैसे चलो, जब चैप्टर एंड हो जाएगा फिर भी आपको कोई डिस्कशन, कंफ्यूजन, डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप टेलीग्राम का जो डाउट सपोर्ट ग्रुप है आप उस पर लिख देना, आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है। द बेंचमार्क रेट आल्सो फॉर्म, ठीक है, इसके लिए वो बेसिस फॉर्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हु डिसाइड द बेंचमार्क रेट, बेंचमार्क रेट डिसाइड कौन करता है, क्वेश्चन तो ये था। तो the answer is that the rates are decided by the independent body after considering various factors। तो एक independent body है, ठीक, अब तो नहीं है, वो कुछ हो गए ऐसे हाथ से, अभी आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके बेंचमार्क रेट पब्लिश करती थी। अब हुआ क्या, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट्स आर यूज्ड। तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी कर रहे हो, डोमेस्टिक वाले कर लो या फिर इंटरनेशनल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा, इंडिया 32-109 यहाँ तक अकाउंटिंग करते हो, जहाँ पे पैसे का लेन देन है, कहीं में भी अगर पैसे का लेन देन आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया, तो वहां पे हम लोग बेंचमार्क वाले रेट को यूज करते हैं। One of the most popular benchmark rate in international financial market was LIBOR। एक सबसे पॉपुलर
वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेंचमार्क रेट जो टिक टाइम पे है वो क्या है, लाइबोर है। लाइबोर का फुल फॉर्म क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो ये सारे टर्म्स आप क्वेश्चंस में पढ़ोगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे कोई सपना नहीं है कि मैं अननेसेसरी आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। ईच एंड एवरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे टॉट कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेंचमार्क रेट है जो कि लाइबोर है। लाइबोर का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। हाउएवर आफ्टर कमिंग ऑफ द न्यूज ऑफ मैनिपुलेशन बाय सम बैंक्स इन 2012, तो 2012 में क्या हुआ, कुछ बैंक्स ने इनमें मैनिपुलेशन करना चालू कर दिया, ठीक है। बेंचमार्क रेट होता था, ये लोग उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, एंड मैनिपुलेशन की वजह से क्या हो गया, इट वाज फाइनली डिसाइडेड इन 2017 में ये डिसाइड किया गया दैट इट सीजेस टू एग्जिस्ट, और इसको हटा दिया गया, बेंचमार्क रेट को साइड में रख दिया गया फॉर अ टाइमिंग। एंड अकॉर्डिंगली विद द बिगिनिंग ऑफ द 1 जनवरी 2017 में न्यूज आया, एंड 2022 के बिगिनिंग से टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज आर यूजिंग अल्टरनेटिव रेफरेंस। फिर कंपनीज ने क्या यूज करना चालू कर दिया, रेफरेंस रेट यूज तो चालू कर दिया, बट कुछ अल्टरनेटिव। अब वो लोग रेफरेंस रेट पे नहीं जाते, क्योंकि जो मैनिपुलेशन की न्यूज आई थी उसकी वजह से देवर इन फाइनेंशियल लॉसेस में चले गए होंगे, इसलिए उन्होंने स्टार्ट करना यूज कर दिया। जितने भी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही है उसके लिए उन्होंने क्या यूज करना चालू कर दिया, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, व्हिच इज नथिंग बट ARR। एंड ARR आर डिफरेंट फ्रॉम लाइबोर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और जो ARR है वो लाइबोर से डिफरेंट है, लाइबोर इज डिफरेंट, ARR इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। रीजंस क्या है, फर्स्ट रीजन इज व्हाइल ARR are based on the actual overnight transaction either secured or unsecured। तो जो एक रात पहले की जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसके बेस पे अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट पब्लिश होता है, और वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। लेकिन जो लाइबोर है वो अनसिक्योर्ड था, विदाउट एनी कोलैटरल, एंड मेनली रियलाइज ऑन द जजमेंट ऑफ द पैनल बैंक्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो जो पैनल ऑफ बैंक्स होती थी, बहुत सारे बड़े बड़े बिग बिग बैंक्स जो होती थी, वो बैठ के आती थी, वो लोग डिस्कशन करते थे, फिर एक रेफरेंस रेट एस्टैब्लिश करते थे। बट जो ARR है, और वो जब एस्टैब्लिश करते थे उसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड था, कोई कोलैटरल नहीं था, बस आते थे डिस्कशन करते थे, रेफरेंस रेट पब्लिश कर लेते थे। तो अगर बैंक के हाथ में ही सब कुछ है तो कुछ भी रेट लगाएंगे, ठीक है। अगर उनको मैनिपुलेशन करना है तो एडजस्ट करके मैनिपुलेट कर लेंगे। बट जो ARR है उसके बेस्ड में जो प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन हुआ है ओवरनाइट, एक दिन पहले का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, सेम डे पे जो ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बेसिस पे अगले दिन का जो रेफरेंस रेट है वो पब्लिश होता था। एंड ये सिक्योर्ड भी हो सकता है एंड अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो प्लीज आप जाके यूट्यूब पे स्पीड कम कर देना एंड कम स्पीड दे देना, ठीक है। माय मेन मीनिंग, माय मेन मोटो इज दैट ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट आई टीचिंग टू यू इज गेटेड अंडरस्टूड बाय, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। जो ARR है वो आल्सो कंसीडर टू द नियर रिस्क फ्री रेट्स विद नो टर्म रेट, और इसको हम लोग रिस्क फ्री रेट भी बोल देते हैं एक तरह से, क्योंकि कोलैटरल भी है एंड सारे फैक्टर्स को कंसीडर भी करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रीमियम इसमें नहीं एप्लीकेबल होता। अब इसमें हम लोग आएंगे तो डिफरेंट ARR आज के डेट में फॉलोज है। these are the different ARRs, these are the reason, these are the rate, reason, उनके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं और कौन उसका रेगुलेटर है और उसका नेचर कैसा है। तो यूएसए के तो जो यूएसए है, यूएसए के अंदर यूज होता है सोफर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, एंड इसका रेगुलेटर कौन है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, और ये सिक्योर्ड नेचर का रेट है, ठीक है। फिर आप चाहिए तो यूके का भी रेफरेंस रेट यूज कर सकते हैं। यूके के अंदर क्या यूज होता है, सोनिया, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है, लड़की का नाम भी होगा, बट यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज करके। कौन रेगुलेटर कौन है इसका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये अनसिक्योर्ड है। तो बाकी सारे अनसिक्योर्ड है। यूरोप के अंदर ईस्टर यूज होता है, जापान के अंदर टोनर यूज होता है, एंड स्विट्जरलैंड के अंदर सेरोन यूज होता है। तो अगर ये सारे इंटरेस्ट रेट आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में आए तो घबराना नहीं है, समझना है कि दोज आर नथिंग बट द अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स। तो अगर आप ये सारे वर्ड्स अगर आप कभी भी अपने लाइफ में इन फ्यूचर सुनोगे तो अब आपको डर नहीं लगेगा, अब आपको पता होगा कि क्या किसको बिलोंग करता है। यूरोप के अंदर यूरो शॉर्ट टर्म रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, कौन उसको चलाता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जापान के अंदर टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टोनर, कौन चला रहा है उसका रेगुलेटर, बैंक ऑफ जापान। स्विट्जरलैंड के अंदर कौन है, स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर। उसी तरह अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी एक रेट डिस्कस होता है। सो इन इंडिया दो देयर आर मेनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सच एज रेपो रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, तो बहुत सारे रेपो रेट यहाँ पे भी रेट है, जैसे कि रेपो रेट का आप यूज कर सकते हो जो आरबीआई देता है, प्राइम लेंडिंग रेट का आप यूज कर सकते हो,
MCLR का यूज कर सकते हो। MCLR का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक है, एटसेट्रा। बट मोस्ट ऑफ द कॉमन बेंचमार्क रेट्स आर माइबोर, दैट इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट एंड द मिबिड। ये दो मोस्ट मेजरली रेफरेंस रेट यूज होते हैं। एक होता है माइबोर जिसको हम लोग नाम देते हैं मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, एंड दूसरा होता है मिबिड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुंबई इंटरबैंक बेटा रेट। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? जो माइबोर है, while माइबोर इज दैट इंटरेस्ट रेट एट व्हिच बैंक विल चार्ज फ्रॉम बोरोवर। माइबोर वो रेट है जहां बैंक बोरोवर से चार्ज करेगा, एंड मिबिड इज नथिंग बट इज द दैट रेट एट व्हिच बैंक वुड लाइक टू बोरो फ्रॉम द अदर। एंड मिबिड वो रेट होता है जहां एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो लेते हैं। तो अगर बैंक बोरोवर से चार्ज कर रहा है, जो बाहर का पर्सन है, तो उससे माइबोर चार्ज करेगा बैंक, एंड अगर खुद ही दूसरे बैंक से अगर हम लोग ट्रांजेक्शन करें तो मिबिड चार्ज करेगा बस। एंड ये जो these two rates are used majority of derivative deals में जैसे आ गया इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एंड फ्लोटिंग रेट डिबेंचर एंड ऑल दिस थिंग। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रेट क्या होता है एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट्स, उसके बारे में थोड़ा सा एक नटशेल में इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। माइबोर इज नथिंग बट द बैंक विल चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड मिबिड इज नथिंग बट द बैंक वुड लाइक टू बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स। गॉट इट? अब हम लोग बढ़ते हैं हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क के तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे? अब अगर आप आगे बढ़ोगे तो इंटरेस्ट रेट में रिस्क क्या क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है, ये हम लोग सारा लास्ट लेक्चर में देख लेंगे, इसका टेंशन मत लो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। तो ये जितने भी रिस्क है, ठीक है, गैप एक्सपोजर है, बेसिस रिस्क, बहुत सारे रिस्क है। बेसिकली बोलूं अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो आप इतना सिंपल सा मतलब समझ जाओ। इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर मैं एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो मुझे ना बोरोविंग करनी है, ठीक है, मुझे क्या करना है? बोरोविंग करनी है। देखो अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क समझाओ, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाओ कि आई वांट टू बोरो, ठीक है, मुझे क्या करना है? बोरोविंग करना है। बट मुझे बोरो आज नहीं करना है, आज से 6 मंथ बाद करना है, और फॉर सर्टेन पीरियड। फॉर एग्जांपल आज से मुझे 6 मंथ बाद करना है, आफ्टर 6 months for 3 months मुझे इतने के लिए क्या करना है? बोरोइंग करनी है। Got it? तो मेरे मन में डर क्या होगा? इन्फ्लेशन कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है, तो क्यों ना मैं मेरा इंटरेस्ट का रेट फिक्स कर लूं। तो मैं क्या करता हूँ? एक बैंक के पास जाता हूँ। किसके पास जाता हूँ? और बैंक को बोलता हूँ, बैंक लिसन, आई वांट टू बोरो सम अमाउंट एंड लेट्स टेक दैट अमाउंट इज नथिंग बट ₹100। ₹100 के लिए आप बैंक के पास जाओगे, चलो अब बैंक के पास जा सकते हैं ना, 10 लाख रुपीज के लिए जा सकते हैं। सर एक जीरो और लगा दो, मैं आपके लिए ना 2 जीरो लगाता हूँ, ठीक है। 10 करोड़ के लिए जा सकते हैं, 10 करोड़ हो गया, उससे ज्यादा हो गया, 10 करोड़। तो 10 करोड़ मुझे बोरो करना है और मैं बैंक के पास चला गया एंड बैंक को बोला, बैंक आई वांट टू बोरो दिस अमाउंट फ्रॉम यू, मींस फ्रॉम द बैंक कुड बी एनी बैंक। तो मैं अपने पर्सनल बैंक के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे ये अमाउंट लेना है, बट आज नहीं लेना, 6 मंथ बाद लेना है। तो बैंक क्या बोलेगा? 6 मंथ बाद लेना है। हाँ, तो बैंक बोलेगा कि वो 6 मंथ बाद जो रेट होगी वो रेट पे आके आप लेके चल जाना, बट मुझे आज ही रिटर्न होना है। हेजिंग के अंदर हम लोग क्या करते थे? हेजिंग इज नथिंग बट आज ही के डे में ऐसा ट्रांजेक्शन एंटर करूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा कि आज ही के दिन में रिस्क फ्री हो जाऊंगा। एंड आई कम टू नो कि जिस दिन ये ट्रांजेक्शन सेटल होने वाला है, ऑन द सेटलमेंट डेट आई कम टू नो टुडे इटसेल्फ हाउ मच अमाउंट आई नीड टू पे। आज ही के दिन मुझे पता चल जाएगा कि सेटलमेंट डे में मुझे कितना पैसा देना है। उसी को हम लोग बोलते हैं हेजिंग कर देना, कि मैंने रिस्क फ्री हो गया। अभी रिस्क क्या है? अगर मैं कुछ आज एग्रीमेंट नहीं करूं तो 6 मंथ बाद जब जाऊं, उस दिन की जो रेट चल रही होगी उस रेट में मुझे बोरोइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको मुझे रिस्क फ्री करना है, तो मैं क्या करूंगा? आज के दिन पे कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, आई विल एंटर इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर मैं बोलूंगा लेट्स सपोज 9.3% तो मैं क्या कर लूंगा? बोरोइंग का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लूंगा कि ठीक है, आज से 6 महीने बाद आऊंगा और ये रेट पे मैं बोरो करके लेके जाऊंगा। अब ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट, मतलब जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला होगा 6 मंथ बाद, उस दिन की जो रेट चलेगी वो बैंक आएगा, फिर एडजस्टमेंट करेगा एंड कुछ पैसे हमको देगा, कुछ पैसे लेगा। वो जब हम लोग उस पे आएंगे तभी देखिए। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतना मुझे बोरो करना था 10 करोड़ रुपीस, आज नहीं 6 महीने बाद, 3 महीने के लिए, ठीक है। मुझे आज ही क्या होना है? रिस्क फ्री होना है। रिस्क क्या है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है।
मुझे सब कुछ लेना देना नहीं, बट मुझे आज के दिन एश्योर होना है कि ऑन दैट डे जब मैं 6 महीने बाद जाऊं तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो बैंक ने हम लोग को क्या बोला, एक काम करते हैं, हम आपको ये रेट कोट कर देते हैं, तो आप 6 मंथ बाद जब आप 6 मंथ बाद आओगे ना, हम आपसे 9.3% का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, भले उस दिन मार्केट में कितना भी अमाउंट है। अगर उस दिन मार्केट में 9.6 या फिर 8.8 ऐसा कुछ भी हो रहा है, वी विल चार्ज ओनली दिस विच इज 9.3% फ्रॉम यू। आज के दिन में सेफ हो गया ना, जो मेरा रिस्क था इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा वो हट गया। आई विल बिकम श्योर कि ऑन दैट आफ्टर 6 मंथ आई नीड टू पे टू द बैंक ओनली 9.3%, दैट्स व्हाट इट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म। तो जो रिस्क था उसको मैनेज किया किस में आके, ये 9.3। अब ये जो 9.30 है, ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एंटर कर रहे हैं थ्रू बैंक, ठीक है। तो अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा है तो उसमें हम लोग ने 2 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था और एक फ्यूचर पढ़ा था, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो बिटवीन 2 पार्टीज होता है, ठीक है, इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी एनी बैंक और पर्सन काइंड ऑफ। अब ये इंटरेस्ट रेट वाला जो चीज है वो बैंक और बोरोवर के बीच में होता है। और अगर फ्यूचर आ गया तो फ्यूचर के अंदर कौन आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस कैन बी ऑफ एनी टाइप, जितने भी बैंक्स है, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज जो इंटरेस्ट रेट में डील करता है तो वहां पे फ्यूचर्स आ जाता है। तो हम लोग ने किसके साथ डील किया, अभी हम लोग ने डील किया बैंक के साथ, ठीक है। तो इस बैंक के साथ डील कर लिया, इसका मतलब इट इज नथिंग बट योर फॉरवर्ड अग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ना बोल के अग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट। तो इसको एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 9.30 है ये कौन सी रेट है, फॉरवर्ड रेट है, एंड इसका नाम बढ़ जाता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, ठीक है। एंड इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रा। तो फ्रा इज नथिंग बट वन ऑफ द मैकेनिज्म और द टेक्निक ऑफ व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट। कौन सा रिस्क मैनेज करने का टेक्निक है ये इंटरेस्ट रेट का रिस्क मैनेज करने का टेक्निक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, ठीक है। फ्रा शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फ्रा। अब फ्रा का कैसे सेटलमेंट होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बट मैंने जस्ट अभी आपको एक छोटा सा नटशेल एग्जांपल दिया है। व्हाट इज दिस थिंग करके, यस श्योर। So these are the method of hedging of interest rate risk can be broadly divided into following categories. First one is the traditional method. ट्रेडिशनल मेथड जो पहले से चला आ रहा है, एक ALM करके होता है, लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। और फ्रा जो होता है वो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया, ठीक है। एंड मॉडर्न मेथड में ये 3 चीजें आ जाती है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन एंड द इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ठीक है। जब इस पे आएंगे तब हम लोग ये मॉडर्न मेथड भी पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। व्हाट इज दिस, यस चलो। सो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या होता है, एक बार हम लोग यहाँ से रीड कर लेते हैं। एंड रीड करने के बाद इसका सारा एक मैं आपको नटशेल कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। एंड करने के बाद फिर से हम इसको आगे थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड दैट्स इट। अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा एंड आज का लेक्चर भी हो जाएगा, ठीक है। चलो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फ्रा बोलेंगे। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। तो ये 2 पार्टीज के बीच में होता है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं आता। थ्रू व्हिच अ बोरोवर और अ लेंडर प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अनफेवरेबल चेंजेस टू द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बोरोवर भी प्रोटेक्ट कर सकता है और जो लेंडर यानी जो पैसा दे रहा है वो भी प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, ठीक है। दोनों भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये फिक्स रेट आ जाती है, उसी पे दोनों जन प्रोटेक्ट हो जाते हैं। And unlike futures FRA are not traded on exchange, those are called OTC product। और ये फ्यूचर्स ट्रेड नहीं होता एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। ये जो FRA है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये फ्यूचर्स की तरह ट्रेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज पे, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, OTC प्रोडक्ट। अब OTC का मतलब क्या होता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। नाउ फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ FRA। अब FRA के फीचर्स क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। Normally, it is used by a bank to fix interest cost on anticipated future deposit or the interest revenue on variable rate loans indexed to benchmark interest rate. Example: SOFR, STR, MIBOR, etc. अब जब ये सारे वर्ड्स जब अब आ रहे हैं तो आपको समझ रहे हैं ना ये सब वर्ड्स क्या है। That's why मैंने आपको पहले बताया। ये बोला है बेसिकली कि कितना पैसा हमको देना है, कितना पैसा लेना है, वो फिक्स करने के लिए हम लोग ये फ्रा में एंटर होते हैं।
एंड इट इज एन ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट, ये बैलेंस शीट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आप किसी के साथ फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो आप अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी या एसेट नहीं लिख सकते, ये ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट है। ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 6 मंथ ये बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट इन बैलेंस शीट आइटम बनेगा, ठीक है। एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसके अंदर ये नहीं होता कि अगर आपने 1 करोड़, जो 10 करोड़ का अमाउंट था, 10 करोड़ था 1 करोड़ था 10 करोड़ का अमाउंट था, वैसा नहीं होता अगर आप फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ तो आप 10 करोड़ सामने वाले को ट्रांसफर करोगे, नहीं 10 करोड़ आप ट्रांसफर नहीं करोगे। यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग चलती है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द एग्रीमेंट इज टर्म्ड नोशनल because while it determines the amount of payment, actual exchange of the principal never take place। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज नहीं होता, आपको पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपीस तो मिल जाएगा, बट जो इंटरेस्ट का वेरिएशन आ रहा है ना, कितना जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एक बोरोवर को पे करना पड़ा ड्यू टू चेंज इन द रेफरेंस रेट एंड द बोरो रेट, वही आपको पे करना है, ठीक है। अभी जब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको चीजें समझेगी। ये वाली सारी चीजें हम एक काम करते हैं एग्जांपल होने के बाद, ठीक है। अब मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। अगर ये डिस्कशन नहीं समझा, फरहा नहीं समझेगा, और फरहा नहीं समझा तो वो क्वेश्चन भी नहीं समझेगा, क्वेश्चन भी नहीं समझा तो एग्जाम का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी नहीं समझेगा। तो एकदम ध्यान से अच्छे से एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ लेना, आपको फरहा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो व्हाट इज फरहा। तो फरहा is nothing but forward rate agreement, ठीक है। फ्रा is nothing but your forward rate agreement। अब एक एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ये चीज समझ में आएगा। सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 करोड़ वाला ले लेता हूँ। सो आई वांट टू बोरो दिस 10 करोड़, और ये 10 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस 10 करोड़ को हम लोग बोलते हैं नॉशनल, क्या बोलेंगे? 10 करोड़ के अंदर होते हैं 7 zeros, इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल अमाउंट। इतना अमाउंट हम लोग को बोरो होता है, ठीक है। अब हम लोग को अमाउंट कब बोरो करना है? तो हम लोग को ये अमाउंट बोरो करना था आफ्टर 6 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3, आफ्टर 6 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। तो इतना समझ गया। मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ एंड आफ्टर 6 मंथ इस दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, लोन कंसिडर करना है, एंड वो जो 3 मंथ जब एंड होगा, यानी यहाँ से जो 3 मंथ है ये ड्यूरेशन का लोन का पीरियड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रिस्क है, मुझे डर है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस डिलेमा में हूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ फ्रा विथ यस बैंक। तो यस बैंक के पास गया और मैं फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। Say K Limited has entered into this करके contract, so K Limited has entered FRA with Yes Bank at a rate 9.6%। रेट क्या है? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज 9.60%, यानी ये इंटरेस्ट की रेट होगी जिस रेट में मुझे ये 10 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा। गॉट इट? क्लियर? अब देखो जब मैं 6 मंथ बाद जाऊंगा तो बैंक मुझे ये 9.60% से लोन तो देगा, लेकिन उस टाइम पे क्या बैंक को ये 9.60% से लोन मिलेगा? सवाल तो ये आता है। मुझे तो मिलेगा, मैं तो फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, मेरा टेंशन खत्म हो गया। बट अब बात होती है सेटलमेंट की। होता क्या है रियल लाइफ में, क्या होता है वो 6 महीने बाद जब के लिमिटेड बैंक के पास जाएगा ना तो उसको तो 9.6% से लोन मिलना है, वो फिक्स है। बट जो बैंक है ना, बैंक उसको कहीं और से नहीं मिलेगा ना। जो बैंक है उसको तो वो लोन रेफरेंस रेट से लेना होता है। रेफरेंस रेट मतलब व्हाट? रेट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट की डेट क्या है पता है? ये तो एग्जीक्यूशन की डेट होती है, सेटलमेंट इस दिन होता है ना लोन, जब पूरा पे हो जाएगा, पूरा इंटरेस्ट देना है, पैसा देना है, इस दिन सेटल होता है, इस दिन सेटल, उस दिन की रेट है। बट इस दिन की रेट हमको पता चल जाती है इसी दिन पे, क्योंकि 6 मंथ पे तो खड़े होकर हम लोग चेक करेंगे। जब मैं इस दिन खड़ा रहूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि आने वाले 3 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या लगने वाला है, तभी तो मैं उस रेट से ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। और ये 3 मंथ बाद जाके इस दिन वो लोन सेटल हो जाएगा।
एंड यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो अमाउंट कलेक्ट कर लेगा, जो बैंक है वो मुझसे कलेक्ट करेगा और फिर अपना रेवेन्यू बुक करके फिर चल जाएगा, है ना। बट एकदम सिंपल। अब बस बोलता हूँ 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्जीक्यूट। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उस दिन तो पता चल रहा होगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। फॉरवर्ड जो रेट है वो रेट से मुझे मिलेगा ही लोन, वो छोड़ दो, मुझे जिस रेट से मिलने वाला लोन है वो अभी के लिए साइड में रखो। अभी के लिए क्या सोचना है, 6 महीने बाद बैंक का एंगल सोचो। बैंक जब मार्केट से लोन लेने जाएगा, कहाँ जाएगा, मार्केट के पास, कि उसको मुझे लोन देना है ना, तो उसको कौन से रेट से लोन मिलेगा, रेफरेंस रेट्स, ठीक है। एंड लोन रेफरेंस रेट से लेगा, 3 महीने बाद जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो मेरे पास आएगा, बोलेगा ये रेफरेंस रेट से जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो आप पे करो। क्लियर। अब आगे अब देखो होगा क्या। लेट्स सपोज मेरा जो रेफरेंस रेट है, वापस बोलो, लेट्स सपोज मेरा जो रेफरेंस रेट है वो आ गया ऑन द डे ऑफ आफ्टर 6 मंथ इज 9.6, ठीक है। तो 6 महीने बाद जो रेफरेंस रेट मार्केट में है वो है 9.60%। गॉट इट, यस। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक मार्केट में जाएगा, 9.6% से लोन देगा एंड वो मुझे 9.30% से लोन पे ऑफ कर देगा। एक ट्रांजेक्शन ऐसा हो सकता है, या तो दूसरा, बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा देखो आई डोंट वांट टू गिव यू लोन, ठीक है। बैंक मुझे बोलेगा आई डोंट वांट टू गिव यू लोन, ओके। मैं बोलूंगा लेकिन मुझे तो लोन चाहिए ना, तो मैं जाऊंगा मार्केट में। जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो बैंक मार्केट वाले क्या कोट करेंगे, मुझे 9.60% मुझे कोट करेंगे, ठीक है। बट मुझे लोन तो इस रेट पे चाहिए, 9.30, सॉरी 9.60 लिखा है क्या, यहाँ पे 9.90 ले लो, सॉरी माय बैड, 9.60 फ्रा की रेट है एंड रेफरेंस रेट कितना हो गया, 9.90 हो गया, ठीक है। तो मैं जाता हूँ जब मार्केट में लोन लेने, तो मुझे ये रेट से तो लोन मिलेगा नहीं, मुझे रेट कौन से रेट से लोन मिलेगा, 9.90 के रेट से लोन मिलेगा, ये तो मेरा लॉस हो गया, है ना। फ्रा में एंटर क्या किया था 9.60, बट मार्केट में जा रहा हूँ 9.9, तो मैं बैंक के पास जाऊँ, बैंक को बोलूंगा बैंक मैंने आपके साथ फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है, और आपने बोला था कि लोन प्रोवाइड हो जाएगा 9.60 से, लेकिन आप लोन दे रहे नहीं हो, और मैं मार्केट में जा रहा तो 9.90 से लोन मिल रहा है ना। तो कंपनसेशन चाहिए ना, मैं फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों हो रहा हूं, सो दैट आई कैन गेट माय लोन एट 9.60%। तो बैंक क्या बोलता है, ठीक है, तो बैंक बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, टुक लोन, आप लोन ले लो, कौन से रेट से, 9.9%, जो मार्केट में रेफरेंस रेट चल रही है आप वो रेट से लोन ले लो। तो हम लोग अरे तो फिर ये 9.60 में मैं एंटर क्यों हो रहा हूँ, तो बैंक बोलता है रुको अब आगे सुनो, लोन किससे मिल जाएगा, रेफरेंस रेट चल रहा है। अभी जो डिफरेंस है, आपको कितना इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कितना बेयर करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितने का लॉस होगा, मतलब अगर मैं बोलूं 9.6 ना लेके 9.90 से एक्स्ट्रा कितना आपको भरना पड़ रहा है। अब बैंक हम लोग से पूछा, मतलब कुछ नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0.30%, है ना। तो बैंक बोलता है डोंट वरी वी विल पे दिस अमाउंट, ये जो 0.30% है ना, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा ना वो हम आपको पे करेंगे, क्या कर देंगे, तो आप इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आप 9.90 पे तो कर रहे हो इंटरेस्ट, बट 0.30 तो बैंक पे कर रही है, तो इनडायरेक्टली मेरे जेब से कितना गया, 9.90 मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, 9.90 मैं पे कर रहा हूँ एज पर रेफरेंस रेट, एंड 0.30 का फायदा किसने दे दिया, बैंक ने दे दिया, क्योंकि वो पे करेगा, उसने जिम्मेदारी ली थी बैंक ने कि मैं इतने पे सेटल करके दूंगा। तो अब आप इनडायरेक्टली देखोगे तो आपका 9.60 पे अमाउंट हो गया सेटल, और ये हो गया, यही जो रेट है जो फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने एंटर किया था, तो हो गया ना इनडायरेक्टली 9.60%। ऐसे करके ये फ्रा कॉन्ट्रैक्ट रन करता है। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको सिक्के का एक पहलू बताया, फर्स्ट बताया, सेकेंड सिनारियो भी सुनो। लेट्स सपोज मेरा जो रेफरेंस रेट है, ठीक है, एक बार वापस अच्छे से आपको समझा देता हूँ। आपने फ्रा एंटर किया था एस बैंक के साथ, मैंने फ्रा एंटर किया था एस बैंक के साथ 9.60% से, आज से 6 महीने बाद आऊंगा, इस रेट पे लोन मुझे चाहिए, ये मैंने फिक्स कर लिया आज के रेट। 9 मंथ बाद मार्केट में रेट चल रही है 9.90%। अब बैंक वाला क्या बोलता है, हम लोग लोन नहीं देंगे, आप जाके मार्केट से
जब हम मार्केट के पास जाते हैं लोन तो वही अरेंज करके देगा, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लोन बैंक वाले ही अरेंज करके देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ना मार्केट से जाके ले लो। जब हम लोग मार्केट में जा रहे हैं तो रेट कितनी भी चल रही है, 9.90% की रेट चल रही है ना। तो हम लोग मार्केट से जाके जब 9.90 में लेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आने का फायदा क्या है, दोनों बैंक के पास जाके बोलते मार्केट तो 9.90% बोल रहा है, हमने तो ये रेट फिक्स की थी, तो बैंक बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 0.3, तो बैंक बोलता है हम आपको पे कर देंगे, डोंट वरी, इतना 0.30% से जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा हम आपको पे करेंगे, डोंट वरी। एंड इनडायरेक्टली मैंने बाहर इतना पे किया, इतना मुझे रिसीव हो गया, तो मेरे जेब से कितना गया इनडायरेक्टली 9.60%। अब इसका दूसरा सिनारियो भी हो सकता है, जब मुझे लॉस हो रहा था तो बैंक पे कर रहा था। अब प्रॉफिट वाला सिनारियो लेते हैं, मान लो रेफरेंस रेट हो गया 8.60% और जो फ्रा की रेट हम लोग ने एंटर की थी वो कितनी थी 9.60%। अब मैं जाता हूँ बैंक के पास, ठीक है, और अब बैंक के पास मैंने गया और बैंक को बोला बैंक गिव मी लोन, चलो बैंक ने 9.60% से लोन ले दिया, बट बैंक को बाहर कितने पे मिल रहा है 8.60, तो बैंक का तो फायदा हो गया, एक तरह से बैंक को प्रॉफिट हो गया, बैंक का प्रॉफिट। दूसरा से हम लोग जाते हैं बैंक के पास और बैंक बोलता है मैं लोन नहीं दूंगा, जाके मार्केट से, तो हम लोग गए मार्केट में ले ले, मार्केट में लेने गए तो लोन कितने का मिल गया 8.60% है ना। तो कितना हम लोग को कम लोन मिला, इंटरेस्ट कम हो गया ना हम लोग का कहीं ना कहीं, 9.6 माइनस 8.6, देखिए 1% का हम लोग का बेनिफिट हो गया। बट एक मिनट, जब हम लोग को लॉस हो रहा था 9.60 के बदले जब हम लोग को 9.60% आ रहा था, हम लोग बैंक के पास जाके बोले थे ना गिव मी माय मनी, गिव मी माय मनी, पैसा दो क्योंकि हमको इतना ज्यादा पे करना पड़ रहा है। कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा तो मैंने आपको वो समझाया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो हमेशा सेटल होगा, एक को प्रॉफिट होगा दूसरे को लॉस होगा, एक को लॉस होगा दूसरे को प्रॉफिट। मैंने हमेशा बताया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर हमेशा सेटल होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखता है, एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस होना ही है। बट अगर आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हो तब आप आपको जब प्रॉफिट होगा तभी आप सेटल करो, लॉस होगा तो आप छोड़ सकते, ठीक है। बट वी आर नॉट डीलिंग विद ऑप्शंस, वी आर डीलिंग विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो बैंक बोलेगा जब लॉस हो रहा था तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसा लेके गए, ये 0.30 जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा था उतना लेके चले गए, ठीक है, और अपना कॉस्ट 9.30 बना लिया। अब जब आपको लॉस हो रहा है और जब बैंक को प्रॉफिट हो रहा है तो उतना भी तो पैसा चाहिए ना, तो बैंक बोलता है you have to take this loan at a rate 9.60% because you enter into forward rate agreement and indirectly मेरा रेट 9.60% ही होना चाहिए। उस केस में क्या होता है, हम लोग जाके मार्केट से 8.60 में लोन तो ले लेते हैं, वो तो वहां पे पैसा चला गया, प्लस ये जो 1% है जो डिफरेंस है दोनों के बीच वो हम लोग किसको पे कर देते, बैंक को पे करते। इंटरेस्ट अमाउंट वाला जो 1% के ऊपर जितना इंटरेस्ट, 10 करोड़ के ऊपर 1% से जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अमाउंट हम लोग बैंक को पे करते हैं। एंड इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये भी हो जाता है 9.60%, ठीक है, गॉट इट, वेरी सिंपल। तो अगर रेट बढ़ा, अगर फ्रा, देखो एकदम नटशेल में बता देता हूँ, लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये मेरा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, अगर रेट इसके ऊपर आया तो बैंक विल पे, ठीक है। एग्जांपल के साथ बता देता हूँ 9.60 फॉर एग्जांपल, अगर आपका रेफरेंस रेट 9.90 रहेगा तो बैंक अपने को पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर रेट डिक्रीज हुआ, अगर रेट डिक्रीज हुआ तो हु विल पे, we need to pay back, we need to pay। let's take example, रेफरेंस रेट हो गया 8.60, यहाँ पे कौन पे करेगा, हम लोग को पे करना पड़ेगा बैंक, ओके, वेरी सिंपल। और एक नटशेल में बताऊं, अगर मैं बोलूं रेफरेंस रेट माइनस फ्रा करो, ठीक है, और इसको याद करना है ना तो आप रफ करके याद करो, ठीक है, रफ याद करके। ये भी आर से क्या आ जा रहा है, देखो हाँ, आर से मेरा रेफरेंस रेट आ रहा है, रेफरेंस रेट इज नथिंग बट ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जिस दिन आफ्टर 6 मंथ, ऐसा समझ लो कि जब लोन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना वो वाली डेट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस रेट, गॉट इट। एंड ये क्या है, फॉरवर्ड रेट जो पहले से डिसाइडेड है कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट है, तो इसको शॉर्टकट में याद करना तो क्या करोगे, रफ।
अब देखो, अगर रेफरेंस रेट 9.90% है एंड फॉरवर्ड रेट अगर मेरी 9.60% है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद अमाउंट आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट का खेल है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को पैसा मिलेगा, बैंक विल पे अस, ठीक है, बैंक विल पे अस। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आता है, सेम चीज करेंगे, ठीक है, रेफरेंस रेट माइनस फ्रा, अगर इसको सॉल्व करें 9.90 अभी रेफरेंस रेट नहीं है, माय रेफरेंस रेट नथिंग बट 8.60 माइनस 9.60, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आंसर माइनस हो जाएगा, तो अगर -1 आ रहा है इसका मतलब वी हैव टू पे, वी हैव टू पे, क्लियर। ये आर माइनस एफ आर कैसे करना है, इसके लिए आप ये शॉर्टकट याद रखो, रफ याद रखो, बस आर यू एफ, आर मतलब रेफरेंस रेट पहले लेना है, फिर बाद में अगर अमाउंट पूरा आंसर सॉल्व करने में पॉजिटिव आ रहा है इतना इतना अमाउंट हमको मिलेगा, एंड अगर नेगेटिव आ रहा है तो इतना पैसा हम लोग को बैंक को, बट कंसीडर रखना कि आप एक बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, आप एक बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, ठीक है, आपने बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर आपने इन्वेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, अगर आपको बोरो वाला समझा है दोस्तों, रिवर्स इन्वेस्ट वाला वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व बंद करा देता हूँ, सब कुछ कराऊंगा, फिर मैं आपको 2 मिनट लेके इन्वेस्ट वाला भी चीज बता दूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझो, आपने बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, बैंक के साथ, और ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, पॉजिटिव आया तो बैंक पे करेगा, नेगेटिव आया तो बैंक हम लोग को बैंक को गॉट इट। तो अब तक अगर मुझे निकालना है व्हाट इज माय डिफरेंस, ठीक है, तो मुझे डिफरेंस अमाउंट निकालना है, कितना सेटलमेंट अमाउंट है, ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट कितना, तो हम लोग बोलेंगे जो डिफरेंस है वही तो चाहिए बैंक से, तो हम लोग बोले 10 करोड़ का तो डिफरेंस था, सॉरी 10 करोड़ इज नथिंग बट माय नॉट डिफरेंस, 10 करोड़ इज नथिंग बट माय प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, एंड लेट्स सपोज केस नंबर 1 ले लेते हैं पहले, केस नंबर 1 में जो मेरा रेफरेंस रेट था वो था 9.90% एंड जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट था वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कितना था 9.60%, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एंड सॉल्व करते टाइम इसको ना हम लोग डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज का साइन प्रेस करने का प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो सेम चीज को डेसिमल में लिखते हैं, आर आर माइनस एफ आर है, तो देखो 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय आर आर इज 0.099, अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे ना तो 0.099 कैसे होगा, 9.9% डिवाइड बाय 100 करके देखना कैसे होगा, नहीं हो रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 9.9 डिवाइड बाय, ठीक है, दिया है, फिर इसमें माइनस करेंगे 0.096, फिर इसको सॉल्व करो 0.0999096 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 कितना अमाउंट आ गया, 3 लाख, क्या है मेरा एक ओवरव्यू, 3 लाख इज नथिंग बट माय सेटलमेंट, बट रुको, क्या मैंने ये लोन पूरे साल भर के लिए लिया, नहीं ना, आई हैव टेकन दिस लोन ओनली फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 6 महीने बाद 3 महीने का लोन लूंगा, तो ये जो रेट है दिस रेट्स आर नथिंग बट फॉर द पर एनम रेट, ठीक है, जब तक नहीं बोला है पर एनम पर मंथ की रेट है तब तक आपको सपोज करना है कि ये जो रेट है वो पर एनम की रेट होती है, तो दिस रेट इज नथिंग फॉर द पर एनम, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के अंदर क्या करना पड़ेगा, dt ऑफ dy करना पड़ेगा, यानी डे डिवाइड बाय कितने डेज डिवाइड बाय मंथ, ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, अगर अमाउंट इसको अच्छे से लिखो तो ये क्या बनेगा, whatever is my 10 crore multiply by 0.099 minus 0.096 multiply by, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये पर मंथ वाले यानी 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स के लिए कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आ जाए डिफरेंशियल अमाउंट में, तो 3 मंथ्स था डिवाइड बाय 12 मंथ, अगर आपको चाहिए तो आप 90 डिवाइड बाय 360 भी कर सकते हो, 90 डिवाइड बाय 90 भी करना, 3 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, अगर एग्जाम में याद रखना तो वो डेज दे रहा है कि 1 अप्रैल को लिया और हम लोग को 30 अप्रैल को 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, 30 अप्रैल से हम लोग का लोन चालू होगा एंड इतने टाइम पे खत्म होगा, वो डेट्स का इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ही रखो,
एंड देख लो क्या नोट्स में assumption लिखा है। अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ लिखा है 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद 3 महीने का लोन ले रहे, तो यू कैन डू दिस 3 मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, 3 बाय 12 क्यों किया? क्योंकि जो लोन ले रहे हैं वो हम लोग कितने महीने का ले रहे हैं? 3 मंथ्स का ले रहे हैं आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो 6 महीने बाद 3 महीने का लोन, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर 3 महीने का लोन कंसिडर कर रहे हैं। बस कॉन्ट्रैक्ट इधर बन गया था सो दैट हम लोग का आज के दिन ही रेट फिक्स हो जाए। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस 10 crore multiplied by 0.003 multiplied by 3 divided by 12, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। Just a second. सॉल्व करो आप भी। तो इसके आंसर कितना आ रहा है? 75,000। ठीक है, तो 75,000 क्या है? सेटलमेंट। और ये कैसे आया? ये आया एन माइनस माई रेफरेंस रेट माइनस माई फॉरवर्ड रेट। ये तो किया, देखो एन लिखा रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट एंड मल्टीप्लाई बाय इसको किससे किया? डेट टाइम मंथ डिवाइड बाय डी बाय। डेज ले लो या फिर ईयर ले लो या फिर मंथ, वो व्हाटएवर। ठीक है, याद रखिए, समझ गए? ये सेटलमेंट अमाउंट है। बट एक मिनट, अभी भी आपको रुकना है। आगे कंसेप्ट बढ़ने से पहले मुझे आपको एक प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं वापस से वहां पे आऊंगा एंड वो चीजें बनेगी। तब जाके आप देखोगे ना आपका फॉर्मूला डिराइव होगा एंड वो फॉर्मूला अब आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे एंड सॉल्व। ठीक है, चलो ध्यान दो। अगर मैं बोलूं मुझे निकालना है फ्यूचर, तो फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला आपने प्रिंटर में पढ़ा होगा, 1 + r टू द पावर n। पढ़ा है ना? ऐसा फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज है, अगर वो 10% के रेट से इन्वेस्ट होता है तो 0.1 आएगा 1 ईयर के लिए। तो ये क्या बनेगा? 100 1 + 0.1 टू द पावर 1, 100 1.1 टू द पावर 1 एंड इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 विच इज 110। तो ये 110 क्या है? मेरा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, और अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना है तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r टू द पावर 1। मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं फ्यूचर वैल्यू को वहीं पे रखूंगा, डिवाइड बाय करूंगा 1 + r टू द पावर 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी थी? 110 डिवाइड बाय 1 + 0.1 टू द पावर n इज इक्वल टू माय प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 110 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे 110 डिवाइड बाय 1.1 तो क्या बन जाएगा? 110 डिवाइड बाय 1.1 इज नथिंग बट योर 100 आ गया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये एक तरीका है। और इसको करने का एक दूसरा तरीका है कि आप 110 यहाँ पे लिखो। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? a डिवाइड बाय b को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? a मल्टीप्लाई बाय 1/b लिख सकता हूँ ना? कुछ नहीं किया। इसको आप सॉल्व करोगे तो a डिवाइड बाय b पे आ ही जाओगे। तो यही सेम चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हो 110 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 110 मल्टीप्लाई बाय, और जब आप इसका वैल्यू निकालोगे 1 डिवाइड बाय 1.1 तो इसका आंसर आ जाएगा 0.90909 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे 110 से तो यू विल गेट योर आंसर 99.99 और आई थिंक इट इज। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ट्रिक है बट ये तरीका है। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा? जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दो 1 + r टू द पावर n, है ना? ये कर दो। सिंपल इंटरेस्ट से नाम है ऐसा करना। ये तो कंपाउंडिंग वाला था, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग ये वाला फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे r क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये जो 75,000 का अमाउंट है ना वो मिल कहाँ?
आपको टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं। टाइम लाइन ये था डे 0, ये था 6 मंथ और ये 9 मंथ, ठीक है। 3 मंथ इज नथिंग बट माय लोन ड्यूरेशन। लोन ड्यूरेशन मेरा क्या है, 3 मंथ का मेरा क्या है, लोन का ड्यूरेशन, ठीक है। अब जब हम लोग बैंक के पास जाएंगे ना, तो हम लोग लोन तो यहाँ पे लेंगे, लेकिन सेटल कब होगा, 9 मंथ पे सेटल होगा ना। उसके ऊपर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो के इधर पे आएगा, तब जाके हम लोग उसको इंटरेस्ट देंगे ना। पर ये कोई कंपाउंडिंग तो हो रहा नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे हम लोग जो भी इंटरेस्ट अमाउंट उसको पे कर देंगे, एकदम सिंपल है। तो ये जो 75,000 है वो मिल किधर रहा है, 9 मंथ के एंड में मिल रहा है ना, 6 मंथ के एंड पे थोड़ी मिल रहा है, 6 मंथ के बिगिनिंग पे नहीं मिला, मतलब लोन के बिगिनिंग पे नहीं मिलेगा 75,000। ये 75,000 किधर मिलेगा, 9 मंथ के एंड पे हमको मिलेगा। तो हम लोग बैंक को क्या बोलते हैं कि बैंक बोलता है ये जो 75,000 है ये मैं आपको दूंगा 9 मंथ के एंड। बैंक डोंट वरी अबाउट इट, मुझे बताओ आज के दिन कितना पैसा हमको मिलने वाला है, आज के दिन जब लोन बिगिनिंग हो रहा है वो बताओ, उस दिन कितना पैसा हमको मिल रहा है, सेटल कितना इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 9 मंथ के एंड में मिलने वाला है ये 75,000 फ्यूचर पे। तो मुझे कब चाहिए पैसा, 3 महीने पहले। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये जो 75,000 है डिवाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, टू द पावर n होगा, कंपाउंडिंग तो है, सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। तो ये फर्दर क्या बनेगा, 75,000 डिवाइड बाय 1 प्लस। अब ये जो r है ये तो पूरे साल का था, बट हम लोगों को 3 महीने पहले लेके आना है उसको, 1 ईयर पे लाना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, 3 महीने पहले लाना है ना, n का वैल्यू वो 1 तो हट गया, हम लोग ये r को एडजस्ट करेंगे, इसको 3 मंथ्स पे लेके आए। 3 मंथ्स पे लाने के लिए क्या करेंगे, whatever is your r just multiply it by dtm dy। सवाल ये उठता है कि r कौन सा वाला r होगा, क्वेश्चन इज दिस। तो ये जो r है ना ये रेफरेंस रेट वाला, फॉरवर्ड रेट वाला r नहीं हुआ, क्योंकि बैंक कौन से रेट से लोन देने वाला है, 9.30 वो तो हम लोग फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके कर, जो 9.60 हम लोग को रेट मिल रहा है, ये रेट तो इसलिए मिल गया ना क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एंटर हुए। बट जो एक्चुअल में लोन सैंक्शन होगा वो तो रेफरेंस रेट से होता है। तो रेफरेंस रेट उस टाइम पे क्या चल रहा था, 9.60%। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 75,000 डिवाइड बाय 1 प्लस r में क्या आएगा, रेफरेंस, जिसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे 0.096 मल्टीप्लाई बाय dtm दैट इज 3 मंथ डिवाइड बाय 12। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मंथ का कितना रेट आ रहा है वो आ जाएगा, फिर उसको डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। फिर ये बन जाएगा फर्दर 75,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.096 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 0.096 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, ये हो गया 0.024, ठीक है। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 75,000। अगर कहीं कैलकुलेशन में ऊपर नीचे मिस्टेक्स हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं, आप लोग भी साइड बाय साइड कैलकुलेट करते रहना। 1.024 एंड ये जो 75,000 है, अब जो अमाउंट बन गया 73,242.18, दिस इज नथिंग बट योर फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला सेटलमेंट अमाउंट बताओ सेटलमेंट डेट पे, तो आप 75,000 बताना, बट क्वेश्चन वो नहीं बोलता। जनरली देखा जाता है जो फ्रा कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ही सेटल होता है, ठीक है। जिस दिन वो फ्रा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसी दिन वो सेटल होकर खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है 6 मंथ के बिगिनिंग पे 73,242.187 आपको मिल जाएगा, एंड इसी का मैच्योरिटी के टाइम पे क्या हो जाता है 70,000, और ये डिफरेंशियल अमाउंट अपने को बैंक दे देगी, ठीक है। फर्स्ट केस में 9.60 वाला केस में, तो अगर ये रेट कम हो गया तो वाला हम लोग देखेंगे, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर रेट कम हो गया भी, क्वेश्चन रेट कम होता है तो कैसे सॉल्व होता है वो भी चेक। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्मूला बना, ये 75,000 क्या था, 75,000 कैसे आना था, सो दिस 75,000 इज नथिंग बट n मल्टीप्लाई बाय, तरफ याद रखेंगे
तो रेफरेंस रेट माइनस एफ आर है मल्टीप्लाई बाय डीटीएम डिवाइड बाय डीवाई। आप एग्जाम में डीटीएम डिवाइड बाय डीवाई नहीं दोगे कोई बात नहीं, आप याद ही रहेगा, ऐसी कुछ बात नहीं, ठीक है। वो डिवाइड बाय इट इज डीटीएम इज नथिंग बट कितने मंथ के लिए आप लोन ले रहे हो, ठीक है, एंड डीवाई इज नथिंग बट द फुल ईयर। अगर मंथ है तो 12 मंथ लिख देना ऊपर 3/12 जैसा हम लिखे हैं, ठीक है। उसको फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड डिवाइड बाय, फिर हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस रेट मल्टीप्लाई बाय डीटीएम डिवाइड बाय, ये आपका आ गया पूरा। दिस इज नथिंग बट योर, अब छोटू सा क्यूट क्यूट छोटू सा क्यूट सा फॉर्मूला, क्या आ गया फॉर्मूला फॉर सेट। एक कंडीशन आर आर एफ आर डेसिमल में लिखना है, ये भी आर आर डेसिमल में लिखना है। अगर आर आर माइनस एफ आर, अगर इस पूरे को आप सॉल्व करते हो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बैंक हमको पैसा देगा, नेगेटिव आ रहा है तो बैंक को हमें पैसा देगा, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला। एक बार इस फॉर्मूले को बस आप रीड करो, जस्ट रीड दिस फॉर्मूला, जस्ट रीड इट। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने। अब आपको चालू देखो, अब ये रीड करो, करो ये फॉर्मूला। समझा कुछ? Got it? How this formula is get derived? What are the logic behind it? Y n, what is n? R r minus f r, क्यों डीटीएम डिवाइड है, फिर ये होल डिवाइड बाय 1 प्लस आर, ये क्यों करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं पता है ना, सिर्फ फॉर्मूला रट के जाएंगे ना, नहीं चलेगा। हो सकता है एग्जामिनर आर आर दे ही ना और आपको सीधा सेटलमेंट अमाउंट दे दे, बोले फाइंड आउट करो व्हाट इज द रेफरेंस रेट, क्या करोगे फिर, कंफ्यूज हो जाओगे, फॉर्मूला लिख के भी कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ पे आर आर ई क्यों लेना है वो भी तो आपको पता होना चाहिए, वो लॉजिक भी कि क्यों आर आर लिया, एफ आर ए क्यों नहीं लिया है। दिस स्मॉल, these are very small things, but you need to know, you are at the CA final level, after this you become a chartered accountant, and after chartered accountant when in the interview someone will ask this question, तो बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए ना, आप CA फाइनल लेवल पे दोस्त, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा था, अब आगे पढ़ लेता हूँ। It does not involve any transfer of principal, तो कोई 10 करोड़ रुपीस कुछ नहीं पैसा देना है। The principal amount of the agreement is termed as notional, उसको सिर्फ notional की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेंगे। Because while it determines the amount of payment, actual exchange of the principal never take place, तो ये सिर्फ amount of payment डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है कि कितना पैसा सेटलमेंट के दिन हम लोग को ट्रांसफर करना है। आगे क्या बोला, इट इज सेटल एट मैच्योरिटी इन कैश रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैच्योरिटी के दिन ये सेटल हो जाएगा प्रॉफिट। देखो जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है ना, जो फ्राम में आप एंटर करो ऑन द डेट ऑफ लोन एग्जीक्यूशन, वो सेटल हो जाता है। क्या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लाइन बनाया, ये जो 6 मंथ पे जिस दिन आप लोन लेने जा रहे हो उस दिन ये फ्रा वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जो फ्रा एंटर कर रहे हो 6 मंथ के लिए एंटर कर रहे हो, 6 महीने बाद 3 महीने का लोन, तो आपका ये जो 6 महीने है इसी दिन आपका वो फ्रा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओगे, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा, ऐसा होता है। तो उसकी बात करें, ये जो मैच्योरिटी बता रहा है ये मैच्योरिटी 9 मंथ के एंड में नहीं बता रहा है, ये 6 मंथ वाले पे बता रहा है, ठीक है। बट जो लोन का कैलकुलेशन होकर पैसा मिलने वाला होता है वो 9 मंथ के एंड में मिलने वाला होता है, बट हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू पे चाहिए होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। अ बैंक दैट सेल फ्रा, जो बैंक फ्रा को सेल करेगा, अग्रीज टू पे बायर, तो बायर को पे करेगा इफ रेफरेंस रेट एट मैच्योरिटी इज, तो बैंक पे करेगा कब, अगर रेफरेंस रेट ज्यादा होगा फ्रा के रेट से। सेम लाइक दिस डायग्राम, वेयर इज दैट डायग्राम, जस्ट आई हैव मेड लाइन, ठीक है। अगर रेफरेंस रेट ज्यादा है फ्रा से तो बैंक विल पे, तो वही बात यहाँ पे भी लिखी है, और अगर कम होगा तो उनको बैंक को पे करना। सेम थिंग इज गिवन देयर ऑन, अ बैंक दैट सेल्स फ्रा agrees to pay the buyer if reference rate at maturity is above FR, and a buyer agrees to pay seller if reference rate is below the FR, अगर reference rate नीचे फ्रा ऊपर तो buyer को पे करना, buyer ने जो फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, ठीक है। आपको चेक करना है कि फ्रा बाय का कर रहे हैं कि सेल का कर रहे हैं,
ऑलवेज जो बेसिकली जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है वो बोरोविंग का ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो बोरोविंग का ही होता है, इन्वेस्टिंग का नहीं होता। इन्वेस्टिंग वाला भी हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए, फिर लगा कि कराना है तो करा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको आपको 5-10 मिनट्स में लॉजिक समझा के फाइंड आउट करूंगा। तो अगर आपको एक हिस्सा समझ गया है ना तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली समझ जाए, उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। फाइनेंस सेटलमेंट अमाउंट निकालना, द फाइनेंस सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ओव्ड बाय पार्टीज टू एंड फ्रॉम इज डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको लगाना है। N is nothing but the notional amount, जो अमाउंट का बोरोइंग है वो, RR माइनस FR करेंगे, मल्टीप्लाई बाय DTM डिवाइड करेंगे, होल डिवाइड बाय 1 प्लस RR। पहले आप इस पूरे को सॉल्व करना, यहाँ पे भी पहले आप इस पूरे को सॉल्व करना, फिर N से मल्टीप्लाई करना। गलती से भी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ऐसा मत करना, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेसिमल्स में राउंडिंग ऑफ में प्रॉब्लम आता है, तो आप मत करना। पहले आप दिस माइनस दिस करके इसको मल्टीप्लाई करना, फिर N से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी पहले आप इसको सॉल्व करके फिर 1 से प्लस करना, ठीक है। एंड याद रखना रेफरेंस रेट, FR, RR इन सबको आप डेसिमल्स में लिखना। जब आप सॉल्व करते टाइम लिखोगे ना उसको डेसिमल्स में लिखना, एंड डेसिमल्स में लिखते टाइम श्योर करना कि प्रॉपर लिख रहे हो ना। 9.6% को 0.96 तो नहीं लिख रहे हो ना, 0.096 ही लिख रहे हो ना, वो चीज भी आप चेक कर लें, ठीक है। अब ये सब का मतलब क्या होगा, अगर इसका अमाउंट पॉजिटिव आता है तो पेमेंट रिसीव फ्रॉम फ्रा बैंक, तो फ्रा बैंक अपने को पैसा देगा। अगर नेगेटिव आता है तो पेमेंट गिवन टू बैंक, तो अपने को पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। एन का मतलब होता है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट। आरआर इज नथिंग बट रेफरेंस रेट फॉर द मैच्योरिटी स्पेसिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेलिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट। जो फ्रा कॉन्ट्रैक्ट है जिस दिन वो सेटल हो रहा है उसकी बात चल रही है, 9 मंथ वाले पे बात नहीं चल रही, 6 मंथ वाले पे बात चल रही है। टिपिकली क्या हो सकता है, SOFR रजिस्टर है, तो इसमें मैंने बगल में लिखा भी है रेट इन मार्केट ऑन सेटलमेंट। कौन सा वाला सेटलमेंट, 6 मंथ के डेट वाला सेटलमेंट, ठीक है, 9 मंथ वाला नहीं। एंड FR इज नथिंग बट एग्रीड अपॉन फॉरवर्ड रेट। ये क्या हो गया, रेट अग्रीड विद द बैंक, तो बैंक के साथ जो रेट अग्रीड हुआ है वो। DTM इज नथिंग बट मैच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड रेट स्पेसिफाइड इन डेज, तो 3 मंथ का लोन ले रहे हो, 6 मंथ का लोन ले रहे हो, 90 डेज का लोन ले रहे हो, उसकी बात चल। एंड DY इज नथिंग बट द डे काउंट, जैसे कि 360 या 365 डेज, 12 मंथ, वो सारी चीज, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर इन्होंने एक नटशेल में एक बात और बोली है, इफ योर रेफरेंस रेट इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड रेट, अगर रेफरेंस रेट ज्यादा है फॉरवर्ड रेट कम है तो उस केस में सीधी सी बात है जो सेलर होगा वो पेमेंट करेगा बायर को, तो बैंक सेल कर रहा है बायर को पैसा मिलेगा, ठीक है। एंड अगर रेफरेंस रेट कम है फॉरवर्ड रेट ज्यादा है तो बायर पे करेगा सेलर को। अमाउंट डिटरमाइंड बाय यूजिंग द अबव, दे जस्ट राइट डाउन द फार्मूला। फार्मूला तो मस्त लिख देते हैं बट लॉजिक नहीं बताते, जो कि एक मिस, ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर देयर फॉर दिस। ये सारी चीजों के पीछे लॉजिक क्या होगा हम आपको बताएं। सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। तो मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका है कि हाउ इट विल गेट डिराइव्ड, लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो कि यस वी गॉट द फॉर्मूला, ठीक है। सो दैट मुझे भी तो समझे कि ठीक है आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका है। एंड अगर आपको जैसा भी लेक्चर लग रहा है ना प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, नहीं हो सकता आप फीडबैक दो, ठीक है, फीडबैक दो तो कि मुझे समझना है क्या इंप्रूव करना है और कितना बेटर तरीके से आपको चीजें देनी है। एंड आई जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट सो दैट आप कैसे भी करके एग्जाम क्लियर कर लो एंड अच्छे मार्क्स से क्लियर करो एंड सी बनो यार, बिकॉज मेन थिंग इज यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द नॉलेज यू possess। एंड इतना तो मैं श्योर करता हूँ जो भी मैं लेक्चर्स में आपको टीच कर रहा हूँ टू द पॉइंट टीच करूँ एंड आपके बेनिफिट के लिए टीच, ठीक है। बिकॉज मेरा प्राइम मोटो वही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। एक बार आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे मैं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेशेंस रखो, ठीक है। लेक्चर देखते टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो सीए थोड़ा आप लेट आउट जाएंगे, पेशेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन नंबर 1 ट्वाइस, 2 बार रीड। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। इस पे रीड करके अब ये जो क्वेश्चन बैंक है मतलब ये तो पर्टिकुलर चैप्टर का है, आने वाले टाइम पे मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन उनका कंपाइलेशन करके मैं आपको क्लासरूम ऐप में अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट पेपर सेट कर
जस्ट 1 सेकंड। ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ, एवरीथिंग इज ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि मॉड्यूल की जितनी भी चैप्टर्स है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी चैप्टर्स के मैं पूरे कंटेंट रखूंगा उस क्वेश्चन बैंक में, प्लस जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के मैं सिर्फ कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कंपाइल करके सून मैं ट्राई करूंगा कि आपको अवेलेबल करा दूं, सो दैट अगर आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं रीड करना है, इससे रीड करना तो यहाँ से रीड करके उस पर ऊपर आप मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। टिल द टाइम फॉलो योर मॉड्यूल बिकॉज दैट आर इनफ। तो दिस क्वेश्चन जैसे इसके ऊपर आप फ्रा लिख देना, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीजें छूट रही है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारी चीजें आया रंग की कवर करूंगा। धीरे धीरे आप लेक्चर देखते जाओ। जैसे ये पूरा आयरन का चैप्टर खत्म होगा ना, आपको खुद को समझ में आएगा, अरे हाँ कहीं ना कहीं वो चीजें कवर्ड अप है, इनमें जितना पढ़ा रहा हूँ बस आप उतने पे बिलीव करके पढ़ते जाओ, मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा, डोंट, ठीक है। चलो, मिसेस पाकर एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू बोरो, ठीक है। ये क्या करना चाहते हैं, ये बोरो करना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो ये बोरो लिखा है जो हुआ है। अगर ये कंटेम्पलेटिंग टू इन्वेस्ट लिखा होता तो सिनेरियो चेंज होता। तो हमेशा क्वेश्चन रीड करते टाइम ये पढ़ो कि बोरो करना है कि इन्वेस्ट करना है। अगर बोरो करना है तो अब तक जो हमने पढ़ा उसी हिसाब से चलें। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्या करेंगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, डोंट वरी। कितना बोरो करना है, 60 करोड़ रुपीस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ इन द कमिंग 6 मंथ टाइम फ्रॉम नाउ। तो देखा जाए तो उनको 3 मंथ्स का उनका ड्यूरेशन है, तब कब उनको बोरो करना है। तो अगर मैं बोलूं Mrs. Parker is standing here and after 6 months he want to borrow certain amounts. The amount is nothing but rupees 60 crore and for a period of 3 months, मतलब 9 मंथ के बाद सेटलमेंट होगा। अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें एंड अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें तो 3 मंथ के बाद उसका सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। दैट्स ग्रेट। विद द टाइमलाइन मैंने बता दिया। आगे लिखा है द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। अभी जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डे 0 है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद के लिए, तो उस डे पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा मार्केट में वो कंसीडर करना। ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर करना, ठीक है। तो चाहिए तो मैं करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिख के और इसके यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ इग्नोर इट, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए देते हैं आपको जानबूझ। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हो आप इसको ले लो, बट आप कब का इंटरेस्ट चाहिए, 6 महीने बाद जिस दिन एंटर होना है लोन वाले एग्रीमेंट उस दिन क्या इंटरेस्ट। आगे देखो क्या लिखा, बट वे गो अप इन 6 मंथ टाइम। अब वो 6 महीने के अंदर ऊपर भी जा सकता है, ऐसा किसको लग रहा है, मिसेस पार्कर को। सो द कंपनी wants to hedge itself against the likely increase in interest। तो जो रेट में इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद उनको hedge कर। अब सीधी सी बात है ना, आज के डेट में 9% में रेट में इंटरेस्ट दिख रहा है, 6 महीने बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मैंने कहा मुझे तो डर है इंटरेस्ट रेट बढ़ना नहीं चाहिए, तो मुझे बोरिंग पे ज्यादा रेट पे करना पड़ेगा। जो मुझे अभी 9% में मिल रहा है 6 महीने बाद तो वो 10% हो जाएगा, तो ज्यादा कॉस्ट चल जाएगा। तो मैं आज के दिन अपने आप को सेफर साइड में करना चाहता हूँ, अपने आप को हेज करना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ। मतलब बोलता ठीक है एक काम करता हूँ, फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता हूँ, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। एंटर हो गया, जो रेट होगी उतना ही पे करना है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़े कम हो मुझे कोई लेना हेज, ठीक है। सो द कंपनीज बैंकर कोटेड फ्रा, कंपनी बैंक ने फ्रा कोट किया व्हिच इज नथिंग बट 9.30 पर। तो फ्रा कितने का कोट किया कंपनी के बैंक ने, 9.30 पर। ये पर एनम वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऐसे ही नहीं लिखा होता, अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा फिर भी आप अज्यूम कर लेना, देखना पर एनम लिखा ही होगा, डोंट वरी। व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। अब सामने से क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ फाइनल सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा इफ द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज नथिंग बट योर रेफरेंस रेट की बात कर रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ हैपेंस टू बी, फर्स्ट केस में अगर 9.60% हो गया एंड सेकंड केस में अगर 8.80%। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो देखो मैं जस्ट माइनस करके आपको दिखाता हूं नॉर्मल नंबर्स में, आरआर माइनस एफआर, ठीक है। आरआर मेरा कितना है 9.60 और एफआर कितना है 9.30। इसको हम डेसिमल्स में माइनस करेंगे, बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बस बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 0. तो ये पॉजिटिव आ गया, यानी फर्स्ट वाले केस में बैंक से पैसा मिलेगा, और ये इसका सिंपल सा आंसर है नेगेटिव ही आएगा। तो सेकंड वाले केस में बैंक से पैसा हमको देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं आर आर माइनस एफ आर करूँ तो 8.8 माइनस 9.6 इट्स नथिंग बट 0.8 आएगा शायद।
तो -0.8 आएगा और इतना पैसा बैंक को पे करना पड़ेगा। किसको? मिसेस पार्कर एंड कंपनी को बैंक पे करेगी, सॉरी मिसेस पार्कर एंड कंपनी को पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, सारी चीज आपको पता है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालना है, सॉल्व करना है एंड आपका आंसर रेडी है। बस याद रखना 3 महीने का लोन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो नोशन अमाउंट कितना है? सो दिस इज द नोशन अमाउंट। अब ये रिवाइज में आपको करा रहा हूँ, रिवाइज कराने के बाद चुपचाप बुक ओपन करना और इसको सॉल्व करना, लिखना अपने हाथों से, ठीक है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। नोशन अमाउंट कितना हो गया? 60 करोड़ का। फ्रा कितना है? 9.30% और इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.093 हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ का ड्यूरेशन नहीं है। 6 महीने बाद 3 महीने का लोन लेना है तो 3 मंथ इज माई ड्यूरेशन टाइम। वो होने के बाद केस नंबर 1, अगर मेरा आरआर हो जाता है 9.60% तो इसका मतलब क्या हो गया? डेसिमल में लिखेंगे तो 0.096। फिर फ्रा का ये वाला हमने मस्त फॉर्मूला लिखा, एन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आरआर माइनस एफ। इसको याद रखना है तो आप सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखो, रफ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डीटीएम डिवाइड बाय डीवाई, देन डिवाइड बाय 1 प्लस ब्रैकेट में आरआर मल्टीप्लाई बाय डीटीएम डिवाइड बाय डीवाई। अब क्या किया? सारे वैल्यू का एन का वैल्यू कर दिया 60 करोड़। आपको 60 करोड़ पूरा लिखना है, आप पूरा लिख दो 60 7 टाइम्स 0 ऐसे लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बट याद रखना जो फाइनल अमाउंट है वो आपको फुल अमाउंट में लिखना है। ठीक है, इसको आप करोड़ में लिख के बताना, इसको पूरा में लिख देना। करोड़ में लिखना तो करोड़ में भी लिख सकते हो, बट आई एडवाइस पूरे में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में एन का वैल्यू कितना है? 60 करोड़। रेफरेंस रेट कितना है? 0.096, तो ये लिख दिया मैंने 0.096 माइनस एफ आर कितना है? फॉरवर्ड रेट कितना था? तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में कितना होगा? 0.093, तो हमने वो लिखते। आप यहाँ पे परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, बट बार बार आपको परसेंटेज का साइन प्रेस करना चाहिए, तो पूरे आंसर गलत हो जाते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ डेसिमल्स में लिखो, पूरे आंसर एक्यूरेट। ठीक है, ये सारी माइन्यूट चीजें हैं, लिखोगे गलत आंसर गलत होगा मतलब नहीं है। जब कर रहे हो तो अच्छे से करो। एंड मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स का लोन था, डिवाइड बाय 12। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे दूसरे वैल्यूज 90/360 भी लिख सकते हो। ठीक है, 91/360 लिख सकते हो। अनदर assumptions आप ले सकते हो, बट 3/12 इज द बेसिक assumption। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें नोट दिया होगा, वो पढ़ने के बाद ही आपको ये लिखना है 3/12 या व्हाटएवर करके। फिर ये डिवाइड बाय 1 प्लस हम प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ रहे हैं तो 0.096 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये मेरा क्या है? रेफरेंस रेट है, याद रखना, फॉरवर्ड रेट नहीं है। ठीक है, फिर 60 करोड़ एज इट आया, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.003 और ये एज इट इज लिखा। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.024। फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.00075 एंड दिस 60 करोड़ डिवाइड बाय 1.0। फिर आप कैलसी पे पूरा लिखना 60 करोड़, तो देखो कैलसी पे लिखेंगे पूरा 60 करोड़। आपको सॉल्व करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 60 करोड़ पूरा कैलसी पे आ गया। मल्टीप्लाई बाय 0.075 4,50,000 ये मिलेगा एंड में, बट मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ गया 439 453 125 और आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो 13 हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट सेटलमेंट। अब ये अमाउंट किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब बैंक पे करेगी पार्कर कंपनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 10 10 10 बैंकर विल पे पार्कर एंड कंपनी सम ऑफ रुपीज दिस और दिस करके। तो एक बार राउंडिंग ऑफ हटा दिया और एक बार ऐसे गॉट इट। एक बार चाहिए तो वीडियो पॉज करके जस्ट एक बार आप रीड करो। ठीक है, रीड करोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। जस्ट रीड इट। ये लिखना भी है, पहले रीडिंग। रीड कर लिया। सेकंड केस पे बढ़ते हैं। अगर रेफरेंस रेट मार्केट में रेट हो जाएगी 8.80% तो डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.088 हो जाएगा। यस ग्रेट। तो सेम फ्रा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो मैंने फ्रा के फॉर्मूले को चेंज नहीं किया, एज इट इज फ्रा का फॉर्मूला उठा के लिख। ठीक है, 60 करोड़, बट यहाँ पे रेफरेंस रेट की जगह पे क्या हो जाएगा? 0.088 डेसिमल्स में लिखेंगे। एंड फ्रा तो मेरा एज इट इज 9.3% था, तो डेसिमल में कितना आ जाएगा? 0.093 और ये DTM डिवाइड बाय DY एंड इट इज एज इट इज। बट यहाँ पे रेफरेंस रेट क्या आ जाएगा? 0.088 आ जाएगा। ठीक है,
फिर हम लोग क्या करेंगे 60 करोड़ एज इट इज लिखेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा। अगर आप 0.088 माइनस 0.093 करते हो, 0.088 0.088 माइनस 0.093 करते हो तो माइनस 0.005। ये माइनस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, गलती से माइनस मत भूल जाना, ठीक है। देख लो 3/2 है डिवाइड बाय दिस, और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.022। फिर क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है, आंसर ये आएगा, इसको इससे प्लस करेंगे आंसर ये आएगा। फिर 60 करोड़ मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में -733,855.1। ठीक है, बता देता हूँ सॉल्व करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0 0 0 125 डिवाइड बाय 1.0 आ गया 733,855.6 और 193। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो यहाँ पे द पार्कर एंड द कंपनी विल पे बैंकर अ सम ऑफ रुपीस दिस। अब मैं आपका आंसर भी दिखा रहा हूँ एज पर आई से मटेरियल, डोंट वरी अबाउट इट। I will show you the answers also. देखो ये रहा आपका, where is the answer? ये रहा फर्स्ट का आंसर, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर 439,453.13, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर एंड द सेकंड वन इज दिस 733,855. ठीक है, थोड़ा नंबरिंग बोलने में ऊपर नीचे होता वो इट इज वेरिएबल है, बट यहाँ पे जो आंसर है वो मैच, ठीक है। सो दिस इज योर आईसी आंसर व्हिच इज मैच्ड। अब क्या करना है, चुपचाप बुक ओपन करो अच्छे से एंड इसको आप लिखना चालू करो, ठीक है। वीडियो पॉज किया, लिखना चालू करो। वीडियो पॉज कर करके लिख लेना। ब्राइटनेस लिख लिया, ये लिख लो। ठीक है, दिस वन, फिर उसके बाद ये लिखो फिर ये लिखो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आई नो आपने वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट था, अब आपको फॉर्मूला भी समझ गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ वो भी समझ गया। एक इन्वेस्टिंग वाला कंसेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि अगर फ्रा में अगर इन्वेस्टिंग आए तो क्या करना है। अगर आपको ये बोरिंग वाला समझ गया ना, इन्वेस्टिंग आराम से समझ। इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग लाइक द वीडियो प्लीज, क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो समझे कि आपको समझ में आ चुका, हाउ आई कम टू नो। अदरवाइज आप ग्रुप में लिख सकते हो डाउट सपोर्ट वाले टेलीग्राम में, या फिर आप फीडबैक दे दो तो भी मुझे समझ में आ जाएगा, कमेंट लिख दो तो भी मुझे समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू मेक दिस वीडियो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, नोट बनाना पड़ता है, क्वेश्चन कंपाइल करने पड़ते हैं, तब जाके मेरी बस यही कोशिश है कि बेस्ट टू बेस्ट कितना मैं आपको अच्छा प्रोवाइड कर सकूं एंड आपको चीजें समझ पाऊँ, ठीक है। बिकॉज एट द एंड आपका पास में आपका सीए बनना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे तो बाकी